नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। संगारेड्डी में 6800 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत के बाद करेंगे जनसभा। तेलंगाना के बाद आज ओडिशा के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी का पूरा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की लेंगे बैठक, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 8 मार्च तक कोरिया और जापान के दौरे पर। भारत कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। पहले रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भी होंगे शामिल। बंगाल के हालात से परेशान कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज सौंपेंगे अपना इस्तीफा। वजह और भविष्य की रणनीति का करेंगे खुलासा। हिमालय में आज से शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का नया दौर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक में टीम इवेंट में हिस्सा लेगी महिला और पुरुष टीम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद हैदराबाद स्थित नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तेलंगाना को आज 6800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बना ये एआरओ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी ईसीबीसी मानदंडों के अनुरूप बने इस अनुसंधान संगठन केंद्र का मकसद विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान के लिए व्यापक प्रयोगशाला क्षमताओं का निर्माण करना है। संगारेड्डी में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के जाजपुर शहर में भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां अपनी यात्रा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क, परिवहन, राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लोकाइल परियोजना पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल रात वो औरंगाबाद के संभाजी नगर पहुंचे। अमित शाह आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा 1995 बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हो रहा है और उसमें महाराष्ट्र से किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। लिहाजा आज की बैठक में अमित शाह सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बात कर सकते हैं। अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ सरकार काम कर रही है। बीजेपी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में नड्डा कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। आज नड्डा चिकोडी के किवाड़ ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद आज उनकी बेलगावी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत होगी। फिर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उनका संवाद होगा। जेपी नड्डा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ से अधिक लागत की 14 सड़क परियोजनाओं और एक रोपवे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक रूप से 2 दिन कोरिया की राजधानी सियोल में रुकेंगे। इस दौरान वह दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ 10वीं भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया जॉइंट कमीशन बैठक में हिस्सा लेंगे। वह कोरिया के शीर्ष अधिकारियों, वैचारिक समूहों और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। इनमें से कुछ बैठकों में इस बात पर चर्चा होगी कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार सेमीकंडक्टर कारोबार को बढ़ाया जाए। दक्षिण कोरिया के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 से 8 मार्च तक टोक्यो में रहेंगे। यहाँ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता के दौरान भी सेमीकंडक्टर पर चर्चा होने की संभावना है। बातचीत में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, हाई स्पीड रेल, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री समकक्ष के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बात होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में विधानसभा सौधा में पार्क समर्थक नारा मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी है। उधर भाजपा कर्नाटक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। मौसम से जुड़ी खबर में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। हिमालय में आज से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। आज जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम बदल सकता है। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 1 से 2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। खेल से जुड़ी खबरों में भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये पहला मौका है जब भारतीय टीम ने अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फाइनल संपन्न होने के बाद टीम इवेंट में 7 क्वालिफाइंग स्पॉट बचे थे, जो विश्व रैंकिंग के आधार पर दिए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत ओलंपिक में टेबल टेनिस की टीम इवेंट में हिस्सा लेगा। टीम इवेंट की शुरुआत साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक से हुई थी।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।